और इसी बीच एक बड़ी खबर है। एनसीएलटी लोन सेटलमेंट पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया प्लेटफॉर्म सही फैक्ट्स बताएं। किसी भी लेनदार से पैसे नहीं लिए, किसी लेनदार से 1 रुपया लोन नहीं लिया। 22,000 करोड़ लोन गारंटी की बात जो है वो गलत है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने केवल पर्सनल गारंटी दी थी और इसी पर्सनल गारंटी को लेकर के ये फैसला आया गया है। और इस वक्त जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सुंगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। और मुझे लगता है कि आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं इस मामले में, लोगों तक सही इंफॉर्मेशन आसान भाषा में बताने के लिए। ये जो रिकवरी को लेकर के राइट ऑफ की बात है, ये लोगों को समझाया, दर्शकों की मामला है क्या? जी अनंत, देखिए, पूरे मामले को मीडिया सेंसेशनलाइजेशन करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। लोगों को लगता है कि 22,000 करोड़ का लोन सिर्फ 6 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। एनसीएलटी के ऑर्डर को अगर कोई भी ध्यान से पढ़ेगा, समझेगा, तो उसे आसानी से समझ में आएगा कि मामला क्या है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपने बयान में कहा है वो एक कि मीडिया को पहले पूरे फैक्ट्स पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए और उसके बाद स्टेटमेंट देने चाहिए। क्या खास बात है? सबसे खास बात है कि एक भी पैसा, एक भी रुपया डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किसी भी लेंडर से उधार नहीं लिया। नॉट अ सिंगल पेनी, किसी से भी 1 रुपया भी उधार नहीं लिया। अब उनकी कुछ ग्रुप कंपनी ने पैसा उधार लिया था। जो ग्रुप कंपनी ने पैसा उधार लिया था उसके सामने उन्होंने अपनी पर्सनल गारंटी दी। पर्सनल गारंटी ये होती कि अगर ये कंपनी नहीं पे करेगी तो मेरी गारंटी है उनके पीछे, ताकि आपको भरोसा रहे। और ये गारंटी भी तब उन्होंने दी जब थोड़ा सा पेमेंट में मुश्किल आ रही थी। नहीं तो आमतौर पर जब आप लोन लेते हैं तब पर्सनल गारंटी मांगते हैं बैंक या लेंडर। उन्होंने तब नहीं मांगी, उसके बावजूद उन्होंने पर्सनल गारंटी अपनी दी जब मुश्किल में थे, क्योंकि उनका इंटेंशन था कि मुझे पेमेंट करना है। तो पहली चीज है कि उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। लोग ये समझे कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 22,000 करोड़ के लोन लिए और वो चुकाए नहीं। तो पहली चीज है कि उन्होंने एक पैसे का लोन नहीं लिया। जिन कंपनियों ने लोन लिया था उनके सामने उन्होंने गारंटी दी थी। अब गारंटी दे दी, ठीक है। इस गारंटी के बाद ये पूरा मैटर जो इंसॉल्वेंसी का उनकी पर्सनल गारंटी की वजह से एनसीएलटी में गया। एनसीएलटी में 19% लेनदार ऐसे थे जिन्होंने रिजोल्यूशन को नहीं माना। उन जिन लोगों ने रिजोल्यूशन को नहीं माना उनके लोन मुश्किल से 4,000 करोड़ थे। एग्जैक्टली मैं बताऊं 3,992 करोड़। उसमें से भी 620 करोड़ के लोन सेटल हो गए। 1,063 करोड़ के लोन की ऑफर दी जा चुकी है। तो मुश्किल से मामला 2,000 करोड़ रुपए का भी नहीं है जिसे 22,000 करोड़ का बताया जा रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2019 से लेकर अब तक जिन ये सारे लेनदारों की बात की जा रही है, इन पर टोटल मिलाकर 45,000 करोड़ का लोन बाकी था। उनमें से 43,000 करोड़ रुपए का लोन चुकाया जा चुका है। आज आप एक भी इतिहास में बताइए, हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट इतिहास में, कि एक भी किसी बोरोवर ने 43,000 करोड़ का लोन रिपेमेंट किया हो, डिफॉल्ट होने के बाद एक एक पैसा चुकाने की उनकी नियत थी, वो देश छोड़ के गए नहीं। और आपने देखा सारे के सारे पैसे 43,000 करोड़ रुपए चुकाए। अब होता है क्या कि मामले को अगर आपको बड़ा ऐसा बनाना है सनसनी खेज, तो फिर आप हेडलाइंस इस तरह से बनाएंगे कि 22,000 करोड़ का लोन था, सिर्फ 6 करोड़ रुपए में सेटल हो गया। लोन 22,000 करोड़ का था ही नहीं। 45,000 करोड़ के लोन में से 43,000 करोड़ के ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं और वो पैसे जा चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो अनंत, कुल मिला के ये है, लोग पूरे मैटर को समझे नहीं है, ऑर्डर को पढ़ा नहीं है और उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करके खबरें छापी। मैं उम्मीद करता हूं सर कि आपने जिस आसान तरीके से चीज़ें समझाई हैं, तो जो लोग अलग अलग बातों को प्रचारित कर रहे हैं, मनगढ़ंत फिगर्स प्रचारित कर रहे हैं, वो देखेंगे और समझेंगे कि कम से कम इतनी जहमत उठाएं कि 144 पन्नों का जो डॉक्यूमेंट पूरा वो है उसको पढ़ें ताकि चीज़ें उनके सामने आए। एक और चीज़ अगर मैं सही समझ पाया हूँ, इस बारे में आप मुझे रेक्टिफाई कीजिएगा कि मूल कंपनीज पर केस जारी है और उनसे रिकवरी का अधिकार अभी बचता है। देखिए, रिकवरी मोटा मोटी तो हो ही चुकी है। कोई खास रिकवरी बची ही नहीं। मुश्किल से 2,000 करोड़ की रिकवरी भी नहीं बची है। अब आप सोचिए, हाथी निकल गया, पूंछ निकलने में कितना टाइम है। अगर 45,000 करोड़ में से 43,000 करोड़ रुपए चुका दिए गए, तो कौन अगर 43,000 करोड़ रुपए चुका रहा है तो बचे हुए 2,000 करोड़ रुपए नहीं चुकाएगा। एक और चीज जो आनंद मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को लगता है अरे डॉक्टर चंद्रा की नेटवर्थ तो लगभग 46,000 करोड़ की थी 2017 में, 45,888 करोड़, और वो घटकर 39 करोड़ रह गई, 37 करोड़ रह गई, और अभी लेटेस्ट में 31 करोड़। अब ये किसी लेंडर के किसी आदमी ने किस तरह से कैलकुलेट किया वो भी सोचने की बात है। जितनी भी एसएल ग्रुप की कंपनियां उनका सबका मार्केट कैप जोड़ दो और वो सारा मार्केट कैप डॉक्टर सुभाष चंद्रा की नेटवर्थ हो गया। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है।
2016 में डॉक्टर सुभाष चंद्र सांसद थे, उन्होंने संसद में अपनी नेटवर्थ 39 करोड़ बताई है। आप सोचते हैं संसद में कोई नेटवर्थ अपनी गलत बताएगा? और 2017 में किसी एक लेंडर ने कह दिया कि सारी मार्केट कंपनियां जितनी भी लिस्टेड है एसजी ग्रुप की, एसएल ग्रुप की, वो सारी की सारी उनकी नेटवर्थ में आती है। और उन्होंने लिख के भेज दिया कि ये नेटवर्थ उनकी लगभग 46,000 करोड़ के आसपास आती है। अब आप कोई भी कुछ भी फिगर लिख देंगे और कह देंगे कि अब वो 45,000 46,000 करोड़ से घटकर 31 करोड़ रहेगी, वो भी गलत है। तो कुल मिला के बात ये है कि पूरा का पूरा जितना अमाउंट ड्यू था लगभग सारा चुकाया जा चुका है। 45,000 करोड़ के सामने 43,000 करोड़ चुकाए जा चुके हैं। बाकी 2,000 करोड़ की जो छोटी सी अमाउंट बची है वो भी प्रोसेस में है, उसके लिए भी बात की जा रही है। और जिन लोगों ने सेटलमेंट के अगेंस्ट वोट किया वो 19% ही थे। जाहिर सी बात है मेजोरिटी से एनसीएलटी ने सेटलमेंट अप्रूव किया है। जिसको नहीं पसंद आएगा वो, अगर समझिए वर्स्ट के सिनेरियो में अगर लायबिलिटी आती भी है तो 2,000 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी बचती ही नहीं है। तो बहुत छोटा मैटर है। लेकिन क्या है, आप इस तरह से हेडलाइन बनाएंगे, इस तरह से सामने रखेंगे कि 22,000 करोड़ का लोन था, सिर्फ 6 करोड़ रुपए में सेटल हो रहा है, यानी कि बाकी के पैसे किसी के डूब गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर चंद्रा ने एक पैसे का लोन लिया है, किसी से भी नहीं लिया। अपनी ग्रुप कंपनियों के लिए या किसी और के लिए अगर उन्होंने गारंटी दी है, पर्सनल गारंटी, तो इस भरोसे पे दी कि उन्हें पता था कि हम पैसा वापस चुकाएंगे, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं, देने की नीयत है तो दिया है। और इसी वजह से पर्सनल गारंटी दी है और वो अब आपके सामने कि पूरा का पूरा पैसा 43,000 करोड़ रुपए का चुकाया गया है। अनिल जी, एक और परसेप्शन है सर, मैं चाहूंगा कि उसका खंडन भी आप करें कि अलग अलग जो संस्थाएं हैं या अलग अलग जो लोग हैं जो इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं, प्रचलित करने की कोशिश कर रहे हैं ये चीजें कि बैंकों का कर्ज पूरी तरीके से डूब गया। मैं चाहूंगा कि आप फैक्ट के साथ इस बात का भी खंडन बताएं उनको। ना, उन्होंने अपने पत्र में साफ लिखा है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार डॉक्टर सुभाष चंद्र ने जो पत्र लिखा है उसे ध्यान से पढ़े समझे। 2019 से लेकर अब तक, 2019 में जब पहली बार उनका डिफॉल्ट वाला केस हुआ, उन्होंने एक बहुत इमोशनल पत्र लिखा था, सबको साफ कहा था कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं एक पैसा सबका चुकाऊंगा। और तब से लेकर आज तक 43,000 करोड़ रुपए चुका है। एक कॉर्पोरेट आप बताएं 43,000 करोड़ कितने चुकाए हो डिफॉल्ट होने के बाद में। एक एसेट को बेचा है और काफी चीजें तो मैंने अपने सामने देखी कि किस तरह से एक एसेट्स को, जिनके कई जगह तो औने पौने दामों में बेचना पड़ा, क्योंकि कमिटमेंट था कि पैसा पूरा चुकाना है, वो पैसा पूरा चुकाया गया है। इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि उन्होंने ये छुपाया है, ये किया, तो वो बिल्कुल गलत है। पूरी सही इंटेंशन के साथ सारा का सारा पैसा चुकाया गया है और इसलिए कहीं कोई किसी को इसमें शक शुबा नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप अपनी सुविधा के अनुसार से सिर्फ सनसनीखेज बनाने के हिसाब से कोई भी हेडलाइंस बनाते हैं और करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बैंकों का बड़ा पैसा डूब गया, बिल्कुल भी नहीं। आप सोचिए 45,000 करोड़ में से अगर 43,000 करोड़ रुपए बैंक के पास आ जाए तो बैंकों का पैसा कैसे डूबा है। एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपके सामने, अगर आप पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो किसी भी तरह से अगर ये लोगों को लग रहा है कि 22,000 करोड़ बैंक के डूब गए तो बिल्कुल गलत है। सर, एक और कौतूहल लोगों के अंदर बड़ा है कि भाई ट्रिब्यूनल में क्या राय बनी थी और जो तीसरे जुडिशियल मेंबर जब लाए गए उसके बाद राय कैसे बहुमत से आगे पास की गई, अगर आप वो भी पब्लिक डोमेन में लोगों के सामने रख पाएं। तो मैं इसके बारे में मेरी लिमिटेड नॉलेज में थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहले 2 बेंच थी, 2 जज की बेंच थी, तो उनकी राय बटी थी। उसके बाद में बड़ी बेंच के पास मैटर गया और उन्होंने पूरा सोच समझ के उन्होंने अपनी राय दी। देखिए, एनसीएलटी में जब मैटर गया है उन्होंने अच्छे से समझाया, देखा है, बड़ा मैटर था और उसके बाद ये पूरा का पूरा उनका ऑर्डर आया है। तो आई थिंक हमें पूरा समझना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि एनसीएलटी ने जिस तरह से एकदम सारे फैक्ट फिगर, सारे क्लेम सब समझकर उसके बाद उन्होंने अपना ऑर्डर दिया है। और ये ऑर्डर सारा पब्लिक ऑर्डर है। उस ऑर्डर में अगर आप जाकर पढ़ेंगे तो एक एक केस की पूरी सारी डिटेल्स है, किसका कितना कब कैसा पैसा ड्यू था, कब किसको किस तरह से मिला है। और जाहिर सी बात है, अगर 81% आपके क्रेडिटर्स अगर किसी प्लान को अप्रूव कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आपको किसी से पैसा लेना है, आपको लगता है कि लेना बनता है और लेने का हक है और आपको मिलेगा तो आप छोड़ेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेगा। सो आई थिंक अगर ढंग से ऑर्डर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी साफ हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका हम तक जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये बताने के लिए कि जो अलग अलग मीडिया संस्थान अपने अपने हिसाब से फैक्ट्स कोट कर रहे हैं, 144 पन्नों का फैसला है। उस फैसले को अगर पढ़ लेंगे तो शायद ये नौबत नहीं आएगी कि संस्थानों की हेडलाइंस पर ऐसे सवाल उठें।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।